प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 केमिस्ट्री में धातु और अधातु, जिसको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल कहते हैं। आइए परिचय जानते हैं। तो तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि अगर हमारे पास बहुत से तत्व होंगे तो उन तत्वों का हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। उनके वर्गीकरण करने का जो आधार होगा वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होगा। इनमें से एक प्रमुख वर्गीकरण धातु, अधातु तथा उपधातु के रूप में वर्गीकृत करना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातुओं की बाईं ओर धातु अधातु तथा उपधातु के रूप में वर्गीकृत करना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातुओं की बाईं ओर तथा अधातुओं की दाईं ओर रखा गया है। उपधातुओं को धातु और अधातुओं के मध्य में रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 94 तत्व प्राकृतिक हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों कि रसायन विज्ञान में कुल 118 तत्वों की खोज हुई है। उसमें 94 तत्व जो हैं प्राकृतिक हैं, लेकिन जो 24 तत्व हैं मानव निर्मित है। अगर पूछा जाए कि निर्मित तत्वों की कुल कितनी संख्या होती है तो 24 तत्व होते हैं। इनमें से 91 तत्व जो है धातु है, 20 तत्व जो है अधातु है और जो 7 तत्व है इसमें उपधातु होता है। इस अध्याय में हम धातुओं, अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, विधियों और उनकी सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला हेडिंग है मेरा धातु, जिसको मेटल्स कहते हैं। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं के अंतर्गत निम्नलिखित गुण धर्म पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं कठोर तथा चमकदार होती हैं। धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। आधुनिक मान्यता के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे Na है, Na++ एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग। ऑप्शन 2 है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम++ बनाकर +2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। धातुओं के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातुएं कठोर होती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। यह गुण मैंने पहले भी बताया प्यारे बच्चों कि धातुओं में धनायन बनाने का गुण पाया जाता है। चौथा है धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पांचवा है धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। छठवां है धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता या टेंसिल का गुण पाया जाता है। धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातुओं में 10 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अधातुएं, नॉन मेटल्स। आइए, अधातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इनमें आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। जैसे में अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नियान है, आर्गन है। यह प्रमुख अधातुएं हैं। आइए हम आगे की तरफ देखें। अधातुओं के भौतिक गुण।
अब यहाँ पर बात की जाएगी अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, मतलब किसी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है सिवाय आयोडीन के। आयोडीन एक अधातु है, परंतु आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दूसरा है अधात्विक मुलायम तथा भंगुर होते हैं। तीसरा है अधातुओं में आघात व दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनका घनत्व तथा तनन सामर्थ्य निम्न होता है। एक कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं पाई जाती, मतलब अधातुओं में किसी प्रकार की आवाज़ नहीं पाई जाती है या इनके द्वारा आवाज़ उत्पन्न नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब जितने भी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करते हैं तो या तो क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बना लेते हैं। दूसरा का गुण है धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आइए हम आगे की तरफ देखें प्यारे बच्चों। चौथा है धातु जल से क्रिया करके ऑक्साइड अथवा हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न सक्रियता रखते हैं। पांचवा गुण है सामान्य धातु हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन उच्च सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ गर्म करने पर हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। और छठवां है धातु इन विस्थापन अभिक्रियाएँ देती हैं। धातुएं क्या हैं? विस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं। सातवां है धातुओं की सक्रियता श्रेणी निम्नलिखित है। सबसे सक्रिय धातु जो होता है पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर निकिल होता है, फिर टिन होता है, फिर लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर होता है, फिर मरकरी होता है, तब चांदी होता है, तब प्लेटिनम होता है, तब सोना होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि सबसे कम सक्रियता सोने की होती है और सबसे अधिक सक्रियता जो होती है पोटेशियम का। एक बात यहाँ और बता दें प्यारे बच्चों कि ये जो तत्व सक्रियता के आधार पर लिखे गए हैं, अधिक सक्रिय वाले धातु किसी यौगिक से कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं। तो विस्थापित करने का गुण जो होता है वह सक्रियता के आधार पर होता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अधातुओं के रासायनिक गुण की बात करें तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए वहाँ क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन था, उभयधर्मी था, यहाँ पर क्या होगा? अम्लीय होगा या तो उदासीन ऑक्साइड होगा। दूसरा है अधातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातु तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। उच्च सक्रिय धातुएं निम्न सक्रिय धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। पांचवा है अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, जैसे H2Cl2 के साथ क्रिया करके 2HCl बनाएगा। वैसे बहुत से तत्व हैं प्यारे बच्चों की जो अधातु होंगे क्लोरीन से क्रिया करके अधातु बनाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अधातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। छठवां है सभी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकरण की तरह कार्य करते हैं, मतलब सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। सातवां है धातुएं अधातुओं से क्रिया करके आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं, जबकि एक अधातु दूसरे अधातु से क्रिया करके क्या करता है? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। कह रहा है एक अधातु दूसरे अधातु से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। धातुएं अधातुओं से क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाते हैं? तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। यह अंतर है दोनों में। आठवां है प्यारे बच्चों, एक अणु में दो परमाणु या आयन जिस बल से जुड़े होते हैं उस बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। नौवां गुण है परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करते हैं।
10वां है जब एक धातु दूसरे एक अधातु से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से और अधातु की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु से अधातु की ओर होता है और उनके बीच में आयनिक आबंध बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमेशा धातु से मेटल से नॉन मेटल की ओर होता है। आगे आइए हम देखते हैं। 11वां है जिन जो आयनिक आबंध होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कह रहा है कि जिन यौगिकों में आयनिक आबंध होते हैं उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक आबंध क्या होता है भाई, यहाँ होगा जिन यौगिकों में आयन के द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम आयनिक आबंध कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देख लें। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में जो है आयनिक आबंध है, आयनों के द्वारा आबंध है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं और अधातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो आगे आइए देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। नंबर 1 है आयनिक यौगिक क्रिस्टली ठोस होते हैं क्योंकि उनके विपरीत आवेश आयन एक दूसरे की तीव्रता से आकर्षित करते हैं तथा एक क्रिस्टली संरचना बनाते हैं। दूसरा है इनकी गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर 3 है सामान्यतया आयनिक यौगिक जल में विलेय लेकिन कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो कह रहा है कि सामान्यतः जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में तो विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा गुण है आयनिक यौगिकों गलित अवस्था में अथवा विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में अथवा संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। कुछ कम सक्रिय धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। वे सभी धातुएं जो सक्रिय श्रेणी में तांबे से ऊपर हैं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। 8वां कह रहा है मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में रूप में प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। 9वां कह रहा है कि वह खनिज जिनमें धातुओं को सुगमता पूर्वक सस्ते से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। 10वां कह रहा है कि किसी अयस्क से उसकी धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है या धातु कर्म कहलाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। अब है धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म को कहते हैं मेटलर्जी। धातुओं को उनके अक्ष से प्राप्त करने में प्रयुक्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रम को शुद्धिकरण को धातु कर्म कहते हैं, जिनमें प्रयुक्त 3 चरण होते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चे बता दें कि धातुओं को उनके अक्ष से जो प्राप्त करने की विधि होती है, यह विधि या तो भौतिक विधि हो सकती है या तो रासायनिक विधि हो सकती है और उसके बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यह सब प्रक्रम जो होता है धातु कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें प्रयुक्त 3 चरण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आइए हम देखते हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण। इसमें अयस्क में अशुद्ध तथा आधात्री को अलग किया जाता है। सांद्रण के लिए प्रयुक्त प्रक्रम अयस्कों की प्रकृति तथा अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे भारी धातुओं के ऑक्साइड के लिए गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है, सल्फाइड के लिए फेन या प्लवन विधि का तथा चुंबकीय अयस्क के लिए चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण है। तो आइए देखें, इस विधि से निष्कासित होने वाली धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें है अति सक्रिय धातु जैसे सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी गई हैं को उनके क्लोराइड अथवा ऑक्साइड को विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है या निष्कासित किया जाता है। बी कह रहा है कि मध्यम सक्रिय धातुओं जैसे सक्रिय
धातुओं की श्रेणी में मध्य में रखी हुई होती हैं। इनके ऑक्साइड को कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम या कैल्शियम के साथ अपचयन के द्वारा निष्कासित किया जाता है या निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कम सक्रिय धातुएं जो कि सक्रियता श्रेणी में बहुत ही नीचे रखी गई हैं, उसके ऑक्साइड को केवल गर्म करके अपचयन करके निष्कर्षित किया जाता है या निष्कासित किया जाता है। आइए देखते हैं अशुद्ध धातु का शोधन। ऊपर की विधियों में से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। इन्हें कच्ची धातु कहते हैं। शोधन के लिए प्रयुक्त विधि धातु की प्रकृति और अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जिनका शोधन करना है उस धातु की प्रकृति कैसी है और अशुद्धि की प्रकृति कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। अशुद्धि धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त विधि विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। है संक्षारण। संक्षारण क्या है? कोरोशन कहते हैं। वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की धातुओं पर क्रिया से धातुओं को धीरे धीरे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट आदि में परिवर्तन से धातु का क्षरण होता है, जिसे धातु संक्षारण कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे मिश्र धातु के बारे में। दो या दो से अधिक धातु हैं अथवा एक अधातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यदि एक धातु पारा है तो मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। अगर उसमें से एक धातु पारा होगा तो उसका जो मिश्र धातु होता है अमलगम कहलाता है। अमलगम किस धातु के साथ मिलकर बनता है? तो अमलगम जो है पारा धातु के साथ मिलकर बनता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।